वो आज़ादी तहरीर के हीरो जिसको पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। सिलसिला यारी की जानिब से आप सभी का मैं खैर मकदम भी करता हूँ, खुशामद भी करता हूँ और मेरे सभी दोस्तों से तवज्जो चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ फरमा हो ताकि हम हमारी मोहब्बतों के जश्न को शुरुआत कर सकें। आज हमारे बीच वो सभी मौजूद जो मोहब्बत में ना सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि इसके मुहाफिज भी हैं, दूर से भी आए हैं, हमारे करीब से भी करीब हैं। उन सभी का मैं खुशामद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस महफिल का हिस्सा हैं जो इस गर्म हवा में भी मोहब्बत की शमा जलाए हुए हैं। मैं सिलसिला यारी के हमारे रूह रवा इकबाल भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आ जाएं ताकि हम हमारे जश्न की शुरुआत कर सकें। इकबाल भाई जहाँ भी हों वो स्टेज के करीब आ जाएं। इकबाल भाई हमारे रूह रवा सिलसिला यारी के आ गए हैं, बाकी जिम्मेदारी यही निभाएंगे। दोस्तों आदाब, ये माइक, ये स्टेज, ये लाइट, ये कैमरा, ये सब एहसास दिलाता है कि हम ऑडियंस बन के किसी एक प्ले को देख रहे हैं, एक नाटक को देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये जो यहाँ पर बैठे हैं ये ना नाटक है ना प्ले है, ये हकीकत है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है। तो मैं सारे उन लोगों को जो यहाँ बैठे हैं उनको इस मोहब्बत के दावत पर तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत दिलो जान से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये दिन गांधी जी का दिन है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सुनी हैं, देखने का मौका, मेरे बीच में कुछ लोग बैठे हैं, शायद उन्हें भी मिला होगा। हम लोग की तो उम्र नहीं रही है, जब मेरी पैदाइश हुई तब तक आज़ादी 10 साल की हो चुकी थी। तो मैं ये बता रहा था कि एक ऐसे दिन हम लोग बैठे हैं जहाँ बातें प्रेम की हो, मोहब्बत की हो, और वो सब बातें प्रेम और मोहब्बत के लिए मैं आवाज़ दूंगा। यहाँ पर दो बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं हम लोगों के बीच में, सिलसिला यारी के कहूँगा मैं कि वो फेविकोल के डब्बे हैं दोनों। आई एम सॉरी रोहन भैया, मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ मेरे को इससे ज़्यादा नज़दीकी लाने के लिए और इससे ज़बरदस्त जोड़ के लिए कोई तोड़ नहीं मिला। तो रोहन शर्मा जी, मैं आपको आवाज़ दूंगा, एंड सत्यम खंडेलवाल, ये आगे की जितनी भी चीज़ें हैं ये इनके ज़िम्मे हैं और ये आगे चलाएंगे। आप लोगों का फिर से एक बार दिलोजान से शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं ये लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। आप सभी का कार्यक्रम अब आपका इंतज़ार कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब बैठ जाएं। नमस्कार, मैं रोहन शर्मा और सत्यम खंडेलवाल सयाजी के इस खूबसूरत हॉल में और उससे भी खूबसूरत माहौल में सिलसिला यारी का परिवार की ओर से आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूँ। सिलसिला यारी का एक ऐसा कारवां जो करीब 10 साल से लगातार चल रहा है। हाँ, पिछले 1.5-2 साल में कुछ थम सा गया था कोविड महामारी के कारण, लेकिन आज गांधी जयंती पर हम सब यहाँ मौजूद हैं उस कार्यक्रम को, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों के साथ। गांधी जी ने भी कहा था कि निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारे वेदों में चरैवेति यानी चलते रहो, इसकी संकल्पना की गई है और गांधी जी ने इसे बार बार दोहराया था। जब दुनिया, हवा, समय और सांस सब लगातार चलती रहती है तो हमें भी हर परिस्थिति में, हर स्थिति में लगातार चलते रहना है। आज की भाषा में कहें तो अपग्रेड होते रहना है। यह अपग्रेडेशन, अपडेशन, ये सब आज इतना प्रासंगिक है, तो फिर हम क्यों उस आदमी के जरिए इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो आज से करीब 150 साल पहले पैदा हुआ। वो आदमी जिसकी परिभाषाएं, धारणाएं, जिसकी फिलॉसफी, जिसके थॉट्स, जिसके कोड्स, जिसके विजन हम अपने जिंदगी के हर पहलू में कहीं ना कहीं आत्मसात करते हैं या एसिमिलेट करते हैं।
एक ऐसा आदमी जो 1915 में हिंदुस्तान वापस आता है और उसके बाद अपनी हत्या होने तक सिर्फ एक बार साउथ एशिया से बाहर जाता है, लेकिन फिर भी मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, ओबामा हो, आंग सान सू की हो, बाइडेन हो, मलाला यूसुफजाई हो, ग्रेटा थनबर्ग हो या तवक्कुल करमान हो, हर कोई उनके सिद्धांतों पे चलता है। दुनिया के टॉप 50 कॉलेजेस में लिंकन, माओ, रूजवेल्ट या लेनिन को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हर एक कॉलेज में गांधी पे एक कोर्स है। ऐसी क्या बात है उस आदमी में? मेरे हिसाब से गांधी सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के खिलाफ खड़े होने वाले सेनानी नहीं थे, उसके साथ वो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। वो ये कहते थे कि हम अपनी धार्मिक आस्थाओं, धार्मिक पद्धतियों पे चलते रहें, लेकिन उसके साथ में दूसरे धर्म, हर धर्म का सम्मान करें, उससे सामंजस्य बैठाएं और सबसे ज्यादा जरूरी उससे डायलॉग करें। गांधी सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने जात, नस्ल, रंग, भाषा के भेदभाव को हिंदुस्तान वापस आके समझा और वो ये भी समझ गए कि अगर इन चीजों से लड़ाई नहीं की गई या इस भेदभाव को नहीं हटाया गया तो हमें आजादी तो मिल जाएगी अंग्रेजों से, लेकिन ये जो नई गुलामी, ये जो नया भेदभाव की बेड़ियां हमारे देश में बंधी रह जाएंगी। इसके लिए उन्होंने किसान, दलित, मजदूर को भारत के हर कोने से आजादी के आंदोलन से जोड़ा। शायद गांधी नहीं होते तो आजादी का आंदोलन कुछ चुनिंदा शहरों में सिमट के रह जाता, जहाँ की ऐसे ही किन्हीं टेबलों पे बैठ के अंग्रेजी में अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी जाती। गांधी फेमिनिस्ट भी थे। उन्होंने हर उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जिसको शायद भारत में निग्लेक्ट किया गया, और यही गांधी एक रीजन है जिससे कि 50% जनसंख्या हमारे भारत की जो कि महिला है वो शायद कहीं पीछे छूट जाती, लेकिन गांधी ने कस्तूरबा को अपने साथ लेके सक्रिय भूमिका में उनको अपने साथ रखते हुए एक सिंबोलिज्म पेश किया जिससे कि भारत की महिलाएं प्रेरित हों आजादी के आंदोलन में आगे आने के लिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारे यहाँ जो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है उसके पीछे भी गांधी का यही कारण है, क्योंकि अमेरिका हो या यूरोप के महाद्वीप के कोई भी देश हो, वहां पे महिलाओं को अपने वोटिंग अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा है। और आखिरी इसी कड़ी में एक बात यह है कि गांधी ने ये भी सिखा दिया कि आपको अगर सेवा, क्रांति या आंदोलन करना है तो आपको कोई घर परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ भी आप ये सब काम कर सकते हैं। आज के पर्सपेक्टिव में बात की जाए राजनीति जो हम लोग के आसपास हम देखते हैं तो गांधी एक बेहतरीन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर भी थे। उन्होंने जिस हिसाब का आंदोलन खड़ा किया, जो कैडर बनाया, फंड्स मोबिलाइज किए, पूरा नेटवर्क सेटअप किया, वो किसी भी मैनेजमेंट या पॉलिटिकल गुरु के लिए एक इंस्पिरेशन है। सबसे जरूरी वो हिंसा के विरोधी थे। हिंसा ही हिंसा को पैदा करती है। कोई भी युद्ध हो, कोई भी महायुद्ध हो, विश्व युद्ध हो, वो आखिरी युद्ध नहीं रहा है, उसके बाद लड़ाइयां होती ही रही हैं। हिंसा ने ही हिंसा को उपजा है, लेकिन अहिंसा जो गांधी जी की अहिंसा थी उससे अहिंसा वापस आई है। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो स्वराज हो, चाहे वो सहाकार हो, चाहे वो स्वच्छता हो या सादगी हो, और भी न जाने कितने एस्पेक्ट हैं गांधी के, अगर हम उनमें से किसी एक को भी अपने से थोड़ा सा जोड़ लें तो हम गांधी को अपने बहुत करीब पाएंगे। और गांधी का हमें अपने करीब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंदे में है दम। धन्यवाद। गांधी वो शख्स थे जो रोज अंग्रेजों से लड़ते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपना शत्रु नहीं कहते थे। अपने भाषणों में, अपनी बातों में वो आवाम को, किसी को भी, किसी के भी खिलाफ उत्तेजित नहीं करते थे। कुछ गांधी जी के कोट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूं। मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूं, सिवाय पत्रकारों और फोटोग्राफरों के। तो पत्रकार और फोटोग्राफर अगर समान हो गए तो लोकतंत्र खत्म हो गया। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे।
एक कायर प्यार का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। एक कायर प्यार का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। प्रेम, मोहब्बत बहादुरों का विशेष अधिकार है। आग के बदले आग में पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो सत्य के साथ प्रयोग करते रहते हैं और 30 साल, अंतिम के 30-40 साल वो अहिंसा की राह अपने देश में, अपने विश्व में लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। लेकिन फिर आज़ादी के समय, अंत समय ऐसा दौर आता है कि बंटवारा होता है और हिंदू और मुसलमान के सांप्रदायिकता पूरे देश को घेर लेती है। वही दंगे, वही फसाद, वही सब होने लग जाता है। तब महात्मा गांधी अपने ही अहिंसा के पाठ को हर तरफ बिखरा हुआ देखते हैं और फिर जब वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैवान बन चुके हैं, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है कि दोनों में से किसी एक को जानवर ना बने। ये है महात्मा गांधी। जिस व्यक्ति के कोट्स हमें इतना एनलाइटन कर सकते हैं, सोचिए अगर हम उनके जीवन से कुछ हिस्सा ले लें और कुछ समझ लें तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। उन्हीं को अपनी कृतज्ञता, अपना सम्मान, अपना आदर प्रदर्शन करने के लिए और उनके चित्र पे माल्यार्पण करने के लिए मैं श्री सुभाष जी खंडेलवाल, विजय भट्ट जी, अनमोल जी तिवारी और एडवोकेट नासिर खान साहब को बुलाना चाहूँगा। आइए प्लीज। ऊपर आप लगा दो, आप लटका दो, लटका दो। थोड़ा सर इस तरफ देख लीजिए प्लीज सर, आप यस। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा इकबाल साहब से, इकबाल गौरी साहब से, मुश्ताक भाई से, कैलाश नागर जी से, संजय लुनावत जी से और शरद दोषी जी से कि वो आकर मोहब्बत की क्षमा रोशन। Yes sir, please look here. Yes. Thank you. जो लोगों के दिल में रहते हैं और एक वो गांधी है जो लोगों की जेब में रहते हैं। ये हंसिए मत, मैं भी जानता हूँ कि मेरा भी दूसरे वाले गांधी से ज़्यादा इत्तेफाक है। लेकिन जो पहले वाले गांधी हैं, जो असल गांधी है, जो मूल गांधी है, जो इस देश की फिजा में है, उस गांधी से आपको रूबरू कराने के लिए, वो बापू से, वो फादर ऑफ द नेशन से आपको रूबरू कराने के लिए मैं अपने बापू को, अपने फादर को आमंत्रित करना चाहूँगा। आदाब, नमस्कार। जब नौजवानी इतना अच्छा बोलने लगे और अपने से ज्यादा जानने लगे तो बोलने को कुछ नहीं बचता है। तो भी आज जिस महामानव का, जिस शख्सियत का दिन है, वो इतनी अद्भुत है कि उस पर पूरा हाल भी बोलता रहे और बात करता रहे तो भी कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे। पुराणों में भक्त प्रहलाद और इतिहास में सुकरात, ईसा मसीह और मीरा, जिन्होंने सत्याग्रह खुद पर उतारा है। लेकिन महात्मा गांधी वो इंसान है जिसने सत्याग्रह को जमीन पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से उतारा है। दुनिया के कमजोर से कमजोर आदमी को, जो बोल नहीं सकता, हजारों बरस की गुलामी ने रीढ़ की हड्डी में बल पटक दिए थे, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, डर और भय और अंधविश्वास जिसमें बैठे हुए हैं, सत्याग्रह के माध्यम से उसको जीने का रास्ता दिखाया। अभी रोहन जी बोल रहे थे कि गांधी 1915 में भारत आए।
1869 का जन्म है, शायद 45-46 साल के थे। तब तक उन्होंने सूट टाई पहना है। भारत में आकर उन्होंने धोती कुर्ता काठियावाड़ी पगड़ी पहन ली थी और सबसे पहले वो बिहार पहुंचते हैं, जहां अंग्रेजों ने नील की खेती पर टैक्स लगाया था। टैक्स भी 30 से 40% तक था। किसान जी नहीं पा रहा था। गांधी वहां लगातार सतत 2 महीने तक आंदोलन करते हैं। सुबह सुबह सबके घर जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। गांधी अपनी आंखों से उस देश की गरीबी को, देश की असलियत को सब देखते और समझते हैं और उससे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। गांधी जब बिहार से चेन्नई पहुंचते हैं और चेन्नई में वो सभा में भाषण कर रहे हैं, तो अनमयस्क से मंच से उतरते हैं और भारत आने पर उन्होंने जो काठियावाड़ी पगड़ी और ढेर सारे वस्त्र पहन रखे थे वो सब उतार देते हैं। उनके दिमाग में मंच पर बिहार की उस अर्धनग्न नारी की तस्वीर घूम रही थी, जिसको वो सुबह बुलाने जाते थे और घर का दरवाजा नहीं खुलता था। गांधी का सोच था कि मैं एक अकेला आदमी 5 लोगों के कपड़े कैसे पहन सकता हूं। गांधी आजादी की लड़ाई में जेल जाते हैं। जेल में क्या देखते हैं? बटा हुआ हिंदुस्तान। आए तो सब आजादी के लिए हैं, लेकिन एक दूसरे के हाथ का खाना तो ठीक है, पानी भी नहीं पी सकते। नाई का धोबी, धोबी का तेली, तेली का तंबोली, तंबोली का अहीर, अहीर का कहार, कहार का यादव, यादव का बामन, बामन किसी का ही नहीं पी सकता है। देश पूरा बटा हुआ। देश कैसे लड़ेगा? तो ध्यान रखिए, गांधी ने यदि संविधान के अंदर इस दलित की विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं करवाई होती, तो आज भी हिंदुस्तान दलित से दूर है। गांधी का यह सोच था और गांधी की यह ताकत थी कि उनको आरक्षण दिलवा कर गए। दोस्तों, गांधी को क्या किया है कि आजादी के बाद में सत्ता सभी नेताओं ने अंगीकार किया और गांधी कहीं ना कहीं उनमें समाये हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एक बिगड़ा हुआ गांधी, एक लाचार गांधी है, फोटो भी लगाए, लाठी हाथ में, चश्मा हाथ में। नहीं, गांधी ताकत था, गांधी साहस था। गांधी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में टेबल पर खाना खा रहा है। वो दुनिया का बादशाह, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, और गांधी अपनी अर्धनग्न धोती के अंदर एल्यूमिनियम के डब्बे में। वो कोई पाखंड नहीं था, वो असलियत थी गांधी की। गांधी नीडर था। गांधी ने अपनी असलियत के साथ खाना खाया। वो गांधी था। गांधी जिंदगी में कभी भी बिरला हाउस पे रुके तो उसके पहले हरिजन कॉलोनी में रुके। उनके लिए बिरला और हरिजन में कोई फर्क नहीं था। गांधी ने अपनी पत्नी से पाखाना साफ करवाया। गांधी अपना पाखाना खुद साफ करते थे, जो दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे वाहियात काम माना गया है। गांधी की पत्नी ने साफ नहीं किया तो पाखाना साफ कराया। गांधी दोनों हाथ से लिखते थे, उससे अधिक पढ़ते थे। गांधी की आत्मकथा में गांधी ने लिखा है कि वो जब पहली बार विदेश गए तो कोई काठियावाड़ी बनिया पहली बार जा रहा था, तो उनकी जात ने उनको उनसे बंबई में मीटिंग बुलाकर जात से बाहर कर दिया गांधी कि आप नहीं जा सकते, आप वहां शराब पिएंगे, आप वहां मांसाहार करेंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन गांधी ने जो विदेशी भूमि पर जाकर अपनी मां से जो कमिटमेंट किया था, उन सब चीजों का पालन किया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो देश का माहौल है और आज जो देश की परिस्थितियां हैं, उसमें याद रखिए कि गांधीवाद कमजोर है, गांधी कमजोर दिख रहा है। लेकिन जब जब भी आपको देश का बदहाल, मजदूर, किसान, ये आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा 8-10 महीनों से, शाहीन बाग, ये जो भी एक बेजुबान आदमी, गरीब आदमी अपनी तकलीफ के लिए आवाज उठा रहा है, टीवी नहीं दिखा रहा है। लेकिन याद रखिए, आजादी की लड़ाई में भी 1942 में सर्वाधिक आदमी 50,000 से 1 लाख जेल गया था। 36 करोड़ का देश था। पूरा देश कभी भी खड़ा नहीं हुआ। तो आज तो देश ने बहुत प्रगति की है। आज जगह जगह से आवाज आ रही है अपने हक के लिए, अपनी आवाजों के लिए। गांधी से जो मिला निपट गया। गांधी आग था, सत्याग्रह की भट्टी में तब के निकला होगा, पारस था।
उसकी लहर भी पास से निकल गई, छू भी गया तो वो सोना बन गया। पंडित मोतीलाल नेहरू, आनंद भवन, रईसों के साथ में, कलेक्टर के साथ में उनके साथ पार्टियां होती थी। गांधी से मिले, वो उनकी बेटी विजय लक्ष्मी, उनका बेटा जवाहरलाल, सब जेल और बार बार जेल। तो ये गांधी था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ विधायक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिलसिला यानी के दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा दिन चुना आज। जश्न है मोहब्बत, तो गांधी का मतलब मोहब्बत है। आज देश को मोहब्बत की जरूरत है। एक और मोहब्बत है, दूसरी ओर नफरत है। नफरत टेम्परेरी है, मोहब्बत परमानेंट है। व्यक्ति मरता है, विचार कभी नहीं मरता। दुनिया में जिस दिन नफरत भारी हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो घबराइए मत। जो आदमी नफरत की बात करता है, टेस्ट करिएगा। सुबह एक जात को गाली बकता है कि ये मुसलमान कैसी के तैसी, दोपहर में दलित को गाली बकता है, शाम को और 6 गाली बक के सो जाता है। उसका कोई विचार नहीं होता है। जिसका विचार है वो सिर्फ प्रेम करता है। गांधी को आप कोई कुर्ते पजामे से भी तय मत करिएगा खादी के। गांधी ने क्या किया था कि अंग्रेजों को, गांधी को हर चीज गांधी ने डेवलप की। गांधी ने देखा कि अंग्रेज मैनचेस्टर से कपड़ा बनाकर भेज रहे, तो उन्होंने कहा मेरे देश का बुनकर क्या करेगा, मेरे देश का गरीब आदमी क्या करेगा। तो गांधी ने चरखा डेवलप कर दिया। गांधी की इकोनॉमी में मजबूत थी, तो गांधी ने चरखे को आजादी की लड़ाई का अस्त्र बना दिया। गांधी के बारिश, गांधी के शिष्य डॉक्टर लोहिया ने ये कहा है कि 19वीं सदी ने दुनिया को 2 लोग दिए, एक आइंस्टीन और दूसरा गांधी। एक अणुबम, एक सत्याग्रह अहिंसा, एक विध्वंस और एक बचाने का तरीका। दोस्तों, गांधी सर्वकालीन है, प्रासंगिक है। गांधी ताकत है इस देश की। मैं जो आपको जिनसे मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ, इस टी शर्ट में, हमेशा कुर्ते पजामे में आता हूँ। मेरी पीर वेशभूषा जो है वो खादी का कुर्ता पजामा रही है। कोर्ट में वकालत करने के लिए गया, 2 साल खादी के कोट पेंट में मैं था और एक वकील और थे, 2 ही थे, 2000 वकील हो गए। एक दिन एक ने बोला कि यार ये तो चड्डी वाला गांधी है। मैंने कहा यार चड्डी वाला गांधी है, मेरे घर में तो कभी खादी रही नहीं थी, मैं चड्डी बन गया तो सूती पहन रहा था। तो गांधी अंतहीन सिलसिला है, दुनिया में कोई किसी की नकल नहीं होता है। गांधी की जरूरत थी, है, एक आजादी के लिए नहीं, न मालूम कितनी आजादी के लिए। कि गांधी ने बोला कि समता सब जगह, लेकिन प्रेस और फोटोग्राफर में नहीं। लेकिन जबरदस्त समता आ गई है दोस्तों, आपकी बात ही नहीं आ पा रही। ये खतरनाक लक्षण है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये देश का लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र गलत हाथों में, लेकिन जनता ताकतवर रहेगी, तंत्र मजबूत रहेगा। आप बस अंत में मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि किसी दल के चक्कर में मत फंसो यार। आजादी के बाद में क्या था, सबसे शुरुआत के अंदर कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। आज रिवर्स गियर लग गए, पहले मैं, फिर पार्टी और फिर देश। तो राजनीति प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदल गई है। आप काहे के लिए झगड़ा कर रहे हो आपस में यार? जिनकी दुकान है वो करा करेंगे झगड़ा यार। आप तो उनको देखते रहिए। जनता का काम है तंत्र को ठीक करना। उसी से गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा रहेंगे, गांधी अमर रहे। शुक्रिया दोस्तों। अब मैं सिर्फ 2 बातें। आज की महफिल जिस जानिब से सजी है वो सिलसिला यारी का, और आज का दिन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती। सिलसिला यारी का महज एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरी एक कायनात समेटे है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जहां यारी आ जाती है, अपने आप सारी तैयारी आ जाती है। ये जो सिलसिला यारी का, मैं मानता हूं कि ये यारों का वो कारवां है जिनके दिलों में परवरिश की तमन्ना और इबादत का इरादा है। सिलसिला यारी ऐसे युवाओं का, ऐसे जिंदा दिल लोगों का समूह है
जिनमें यारी दिलों में धड़कन बनकर धड़क रही है। सिलसिला यारी के जानिब से आप सभी का इस्तकबाल, आप सभी को प्रणाम, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, यारी के बारे में बहुत सी बातें कही गई, यारी के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई है। बावजूद इसके मैं ये मानता हूं कि जो महत्व वृक्ष के लिए उसके बीज का होता है, जो महत्व सागर के लिए उसकी एक एक बूंद का होता है, जो महत्व जीवन के लिए उसकी एक एक सांस का, एक एक धड़कन का होता है, जो महत्व पूजा के लिए उसके एक एक श्लोक का, एक एक मंत्र का होता है, वही महत्व इंसान के जीवन में मित्रता का होता है, यारी का होता है। तो ऐसी शानदार यारी को, ऐसे शानदार याराने को, ऐसे शानदार ग्रुप को और ऐसे शानदार ग्रुप के हर मेंबर को मेरा प्रणाम। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती। किसी ने कहा है कि खुदी सुकरात की हो या के उदार गांधी की, खुदी सुकरात की हो या के उदार गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पे हार जाती है। फटे कपड़ों से तन ढाके गुजरता हो कहीं कोई, समझ लेना कि वो पगडंडी हमारे गांव जाती है। गांधी इस देश की आत्मा, गांधी इस देश का प्राण, गांधी इस देश का विचार, गांधी इस देश का सर्वजन। आज गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो साउथ अफ्रीका और भारत, साउथ अफ्रीका में भी वो रहे और भारत में भी रहे, लेकिन जब साउथ अफ्रीका से भारत आ गए तो साउथ अफ्रीका 1992 में आजाद हुआ और जब वो भारत आ गए तो भारत 1947 में आजाद हुआ। ये गांधी है। एक छोटा सा रोचक किस्सा मुझे कहा गया है, एक बड़ी लाइन उठी थी कि गांधी चतुर बनिया है। ये लाइन क्यों उठी, कैसे उठी? गांधी जी ने इस लाइन को कई बार अपने ऊपर खुद बोला कि आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि मैं चतुर बनिया हूं। बात उन दिनों की है 1931 में, जब साबरमती आश्रम से गांधी जी दिल्ली जाते थे और दिल्ली से साबरमती आते थे तो पालमपुर के एक नवाब थे मोहम्मद तल्ले खां। तो गांधी जी से उनकी बड़ी गाढ़ी यारी थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। तो वो हमेशा नवाब को इत्तिला कर देते थे कि भाई मिलने आओ। तो वो नवाब उनसे मिलने के लिए अमीरगढ़ चले जाते थे और वहां से तीसरे दर्जे के डब्बे में गांधी जी के साथ बैठकर बातचीत करते थे। दोनों का काफी याराना था। एक बार गांधी जी का तार आया कि मैं साबरमती से दिल्ली लौट रहा हूं, आप आ जाइए। नवाब साहब ने गांधी जी के लिए बकरी का ताजा दूध और उनके जो पसंद के कुछ फल थे वो फल उन्होंने रख लिए। पालमपुर अमीरगढ़ से वो गाड़ी में सवार हुए। दुर्भाग्य से उस दिन सोमवार था और गांधी जी सोमवार को मौन व्रत रखते थे। तो वो स्लेट और चाक का प्रयोग करते थे। जब नवाब साहब ने गांधी जी को दूध और फल दिया उसके बाद उन्होंने स्लेट उठाई और 3 प्रश्न लिखे। पहला प्रश्न, आपकी सेहत कैसी है? दूसरा प्रश्न, आप साबरमती कब तक रुकेंगे? और तीसरा प्रश्न कि बच्चों के व्यापार और खेल पे के जो नोट चलते हैं, नकली बच्चों के नोटों पर आपकी तस्वीर छपने लगी है, असली नोटों पर आपकी तस्वीर कब छपेगी? गांधी जी ने स्लेट उठाई। गांधी जी ने पहले प्रश्न का जवाब लिखा कि आपकी सेहत कैसी है, तो उन्होंने लिखा कि अच्छा होता यदि आप मेरी सेहत के अलावा मेरे साथ जितने लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं उनकी सेहत के बारे में भी पूछ लेते। दूसरा प्रश्न कि आप साबरमती कब रुकेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक अंग्रेज चाहेंगे। और तीसरा प्रश्न कि बच्चों के व्यापार के नोटों पे जो आपकी तस्वीर छपी है, असली नोटों पर आपकी तस्वीर कब छपेगी, वो गांधी जी ने वो प्रश्न मिटा दिया। उस प्रश्न को
को मिटा दिया तो नवाब साहब ने स्लेट उठाई, फिर लिखा आपने मेरे 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो गांधी जी ने कहा कि आपने मुझे बकरी का दूध दिया, फल दिए, यानी मुझे केवल 2 चीजें दी, तो मैंने आपके 2 प्रश्नों का जवाब दे दिया। मैं बहुत चतुर बनिया हूँ, मुझे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। खासी योग्यता हमारे पास नहीं है, ये बात हम दोनों बखूबी जानते हैं। ये तो क्या है, हिदायत भाई की मोहब्बत है कि ये हमें बार बार जो है वो माइक दे दिया करते हैं, ऐसा मत सोचो यार। इनकी मोहब्बत है जो हमें बार बार माइक दे देते हैं। अगर मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिम्मेदार शख्सियत है तो इसकी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी इस लिहाज से कि अगर मैं सिर्फ सत्यम खान होता, डेलवाल नहीं होता, और यह सिर्फ रोहन शाह होते, शर्मा नहीं होते, तो ये हमें माइक कभी ना मिलने वाला। अभी मैं आ रहा था तो मैंने एमपी टूरिज्म का ऐड देखा, हिंदुस्तान का दिल देखो, तो मुझे एकदम ध्यान आया कि हमारे सिलसिला के दिल तो हिदायत भाई ही हैं। लेकिन जब मैं अपने देश का नक्शा, भारत का नक्शा देखता हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश दिल की जगह पेट वाली जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले हिदायत भाई के पेट के आसपास कुछ मुश्किलें आई, जिसको उन्होंने अपने जज्बे और सबकी दुआओं, सबके प्यार से हराया भी। तो पहले ये जश्न हिदायत होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसके साफ इनकार कर दिया और फिर इसलिए ये जश्न मोहब्बत हुआ। लेकिन हिदायत और मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। तो हिदायत भाई प्लीज आके आरोप निकालो। जी, मेरे आने का ये इशारा है कि गांधी जी पे बात पूरी हो चुकी है। एक साहब ने मुझे मैसेज करा कि हम गांधी जयंती मना रहे हैं, मैंने कहा सबर कर भाई, मैं आने वाला हूँ। तो ऐसा हम लोगों का जो पेशेंस है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए हम थोड़ा इधर उधर भागने लगते हैं। बहरहाल आप लोग सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई ने वैसे सदर होने के नाते शुक्रिया अदा कर दिया है। गांधी जी के बिना कोई भी महफिल नहीं की जा सकती है, ये हम सिलसिला गांधी जी के बिना कोई महफिल नहीं की जा सकती है, ये हमारा 8-10 साल का तजर्बा है। अगर आपके पास गांधी जी नहीं है तो आप साया जी में नहीं आ सकते। तो आप ये मान के चलिए कि गांधी जी हमारे बिल्कुल साथ हैं, दिल में भी हैं और जेब में भी हैं। अब मैं जो हूँ उस मामले में सबसे कमजोर आदमी हूँ, लेकिन मैं चतुर हिदायतुल्लाह हूँ। तो मेरे पास वो लोग हैं जिनके पास गांधी जी हैं और उनकी ये मोहब्बतें हैं। असल में किसी भी कागज के टुकड़े से कुछ भी खड़ा नहीं किया जा सकता है। ये तो मजाक की बात है, थोड़ा मैं चेंज करना चाह रहा था माहौल को, मजाहिया शायर बीच में आ गया है। लेकिन ये मोहब्बत है। मुझसे रोहन जी ने कहा कि आपको दोस्ती पर बोलना है। मैं 5 मिनट 7 मिनट में बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने दोस्ती पर सुना बहुत है और उसको देखा है। कुछ 40, 50, 60 दिन मुझे हुए हैं। मैं एक बार उसका जिक्र भी कर चुका हूँ। थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त आया था, डॉक्टरों ने बताया कि मामला गड़बड़ है, आपको एक सर्जरी कराना पड़ेगी और उसके बाद निजात मिल सकती है। ये बात जब खिली, जब ये बात मुझसे दूर हुई और जब ये बात लोगों तक पहुंची, मेरे दोस्तों तक पहुंची, तो पता चला कि दोस्ती क्या होती। चारों तरफ दुआएं थी, मिलने वाले थे, हिम्मत देने वाले थे। और उस दिन लग रहा था कि इस उम्र में, जो भी उम्र है, बताता नहीं हूँ मैं कितनी है, वो थोड़ा मामला, वैसे मेरे स्कूल के 2-3 दोस्त हैं, उनको देख के मेरी उम्र पता चल सकती है, इसलिए मैं उनसे दूर ही हूँ अभी। तो ये हुआ कि बहुत अचानक सा मामला आया, थोड़ा मामला संगीन भी था और बॉम्बे जाना पड़ा। एक सर्जरी हुई, अल्लाह का शुक्र है अभी सब ठीक रहा। मैं ये किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, मैं जो किस्सा सुना रहा हूँ वो ये है कि जब मैं अस्पताल पहुँचा तो मुझे पता चला, मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे थे जब तक मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं गया। जिस हिंदुस्तान की हम कल्पना करते हैं, जिस मोहब्बत की हम बात करते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे थी। सबसे पहले ये आया कि मैं हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की जो दरगाह है वहाँ खड़ा हूँ और आपके लिए दुआ कर रहा हूँ।
फिर मेरे एक दोस्त का एक फोटो आया, वो बजरंगबली के मंदिर में खड़े थे और कह रहे थे मैंने चोला चढ़ा दिया है, आपको कुछ नहीं होगा। फिर एक मैसेज था जो साईं बाबा के दरबार से था, हिदायत भाई बेफिक्र रहिए, कुछ भी नहीं होगा। गरीब नवाज अजमेर की दरगाह तक लोग पहुंचे, मस्जिदों में पहुंचे और मेरे जो कुछ दोस्त हैं उन्होंने मंदिरों में भी दुआ की। यही वो तस्वीर है जो हम देखना चाहते हैं और हम बनाना चाहते हैं। जो बनी और मुश्किल में, हमारे वहाँ ये कहा भी जाता है कि सुख में तो सब लोग खड़े होते हैं, जो आपके दुख में खड़े हैं, जो आपकी परेशानी में खड़े हैं, वही अपने हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं दोस्तों से लबरेज हूँ और उन दोस्तों से लबरेज हूँ जो मेरी थोड़ी सी मुश्किल में, छोटी सी मुश्किल में सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे। एक बड़े दोस्तों का एक जत्था मुझे मुंबई लेके गया था, कुछ लेके आ रहा था और उसमें हर रंग के फूल थे। यही सिलसिला यारी का मकसद है। हमने 7-8 साल इसको हो गए हैं, जहाँ तक मुझे पता है। इसमें हमने बहुत मस्ती की है, खूब काम भी किया है, एक जश्न राहत हुआ है, हमसाज किया है, कई मुशायरे किए हैं, दौड़ किए हैं और जैसा कि रोहन जी ने कहा कि पेट में कुछ प्रॉब्लम थी तो पेट पूजा में हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। खूब खाया है, खूब पार्टियां की। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मेरी यही इल्तिजा है कि ये जो सिलसिला है ये आप लोगों के लिए भी खुला हुआ है, आप लोग भी इसके साथ हैं। हम इस कारवां को बढ़ाना चाहते हैं, इसमें हर रंग का फूल चाहते हैं ताकि ये गुलदस्ता है और वसी हो, बड़ा हो। और ये जो मोहब्बत का पैगाम है, ये जश्न जो मोहब्बत है, ये यहाँ से निकले, साया जी के इस महल से निकले, इंदौर की फिजाओं में गूंजे, प्रदेश में जाए और देश को महका दे। यही हमारा मकसद है। इसमें भी किसी से कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई दूसरी काविश नहीं है। यहाँ पे हम लोग जब भी एक पार्टी में मिलते हैं, अलग अलग बड़े से मुराद जिनको बिल्कुल भी वक्त नहीं है, गांधी जी में जो दिन रात लगे रहते हैं, वो भी अपना वक्त निकाल कर आते हैं। और उसके बाद एक खूबी बताता हूँ, उसके बाद मैं रोहन जी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग मिलते हैं और उसके बाद फिर कभी नहीं मिलते। फिर जब भी मिलते हैं कि जब हमें कोई पार्टी करना होती है। इसका मतलब यह है कि उसके अलावा जो सिलसिला का 2-4-5 घंटे का जो एपिसोड है, इसके अलावा हमारा और कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि कुछ हमारे साथी हैं, वो इस शर्म में पाकिस्तान में शॉपिंग भी नहीं करते हैं कि कहीं डिस्काउंट की बात ना हो जाए। तो आप लोगों से यही मेरी इल्तिजा है कि ये कोशिश है, मोहब्बत की कोशिश है, इसको एक मोहब्बत की आवाज़ है, उसमें हमें आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। ये एक सिलसिला है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है और इस बात का इत्मीनान रखिए कि जहाँ पर संगीत भी है, मैं भी हूँ और बहुत सारे सवाल जवाब भी हैं, बहुत सारे गाने वाले भी हैं, बहुत सारी मस्तियाँ हैं। ये अभी तक चूंकि ये दोनों खामोशी से इसलिए संचालन कर रहे थे कि बात बापू की थी, अब बात बापू से बाहर आ गई है तो बहुत कुछ आगे आपको मिलने वाला है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जो सिलसिला जारी का है, यहाँ पर स्क्रीन लगाई इसको इसीलिए है कि हम लोग बताएं कि हम क्या करते हैं। हालांकि मस्ती ज़्यादा है इसमें, लेकिन मोहब्बतें भी हैं। तो आपके सामने पेश है सिलसिला यारी का। तो थोड़ा ताली वाली आप बजाते रहिए, आप लोगों ने मतलब खर्चे में कोई कमी नहीं की है। कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई साथ सदियों का, मगर एहसास अपनों सा वो अनजाने दिलाते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। खफा जब जिंदगी हो तो वो आके थाम लेते हैं। रुला देती है जब दुनिया तो आकर मुस्कुराते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। अकेले रास्ते में जब मैं खो जाऊं तो मिलते हैं। सफर मुश्किल हो कितना भी मगर वो साथ चाहते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं।
भी इरफान कि जिनमें दोस्तों के साथ के पल याद आते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। सरहदें रोक ना पाएगी कभी किसी रिश्ते को, खुशबू पर ना कभी कोई पहरा निकला, सिलसिला यारी का जिंदाबाद। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। शब्द ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि फूल से वो अंग्रेज़ी वाले फूल में एकदम कनेक्ट होता है। खैर ये सही है कि हम लोगों का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है और आज का ये कार्यक्रम भी हमने कुछ उसी गुलदस्ते के पैटर्न पे तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें मस्ती भी है, गीत संगीत भी है, किस्से भी हैं, यादें भी हैं, शेरो शायरी भी है और समाज देश के लिए बौद्धिक मंथन भी है। तो विचारों को की भी बात होगी, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं कि शक्ति और संवेदना, सटीकता और समता, इन सब का मिश्रण एक नारी ही कर सकती है। और हमारे साथ सुश्री जयश्री जी पिंगले मौजूद हैं, जिनकी कलम अपने आप में पूरे पत्रकारिता जगत में हर जगह एक अलग छाप छोड़ती है। तो मैं जयश्री जी पिंगले से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आए और किसी भी सामाजिक विषय पे अपने विचार रखें। पर बात करूं और चूंकि मैं पत्रकार हूं तो कुछ पत्रकारिता पर अपनी कुछ बात रख सकूं। और देखिए, गांधी जो हैं वो मेरे हीरो हैं। ऐसा शानदार जानदार शख्स जो हर स्त्री को एक अलग चार्मिंग पर्सनालिटी, जो हर स्त्री को अट्रैक्ट करता है, इस लिहाज से कि गांधी ने आज से 100 साल पहले उस स्त्री के अस्तित्व को, उस स्त्री की अस्मिता को आवाज दी, उसको पहचान दी, जो बहुत दूर कहीं किसी कोने में, किसी कमजोर आवाज में, किसी कमजोर ख्याल में कहीं अपने आप में डूबी हुई थी। मुझे बहुत ताज्जुब होता है, बहुत उनकी ऑस्टेरिटी का जो ग्लैमर है वो जब आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या बात है।
गांधी उन महिलाओं को बाहर लेकर आए जो महिलाएं उस जमाने की बहुत अभिजात्य थी और बहुत अंग्रेजदा सारी महिलाएं थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। उन महिलाओं को जब गांधी अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, चाहे फिर वो खादी की बात हो, चाहे फिर वो मिट्टी वाले घर में रहने की बात हो, या आश्रम में बकरी का दूध निकालने की बात हो, तो हम वो तमाम तस्वीरें, वो पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या चमत्कार है, क्या कमाल है। तो यकीन मानिए, मुझे आज भी लगता है कि हम तमाम औरतों को एक गांधी की ज़रूरत है, क्योंकि गांधी ही वो शख्स हैं जो आज जो हालात हैं किसी भी औरत के, किसी स्त्री के, उसको वापस उस ताकत से, उस जोश से फिर एक नई जिंदगी दे सकते हैं। और जो बात औरत की कमजोरी की हो रही है, तो यकीन मानिए, मुझे लगता है कि गांधी में ही वो बात है, वो जादू है। और मुझे लगता है कि गांधी की फिलॉसफी पर बात करें तो वो तमाम औरतें जो बहुत आसूदा घर से हैं, जो बहुत मुकम्मल जगहों पर हैं, उन्हें गांधी को फॉलो करना चाहिए। और गांधी उन तमाम औरतों को, उन कमज़ोर औरतों की आवाज़ बनना चाहिए, उनको हाथ देना चाहिए। अपनी जो रोज़ की जो किटीज़ हैं या जो भी तमाम चीज़ें वो करते रहें, बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, मर्दों के दम पे या पुरुषों के दम पे तो औरत की आज़ादी को या औरत की ताकत को हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में इतने उलझे हुए हैं, अपने क्या कहते हैं ना, तमाम खटकर्मों में इतने उलझे हुए हैं कि वो क्या किसी औरत को ताकत दे सके या क्या किसी औरत को बड़ा बना सके। मुझे लगता है कि अगर औरतें ही अगर औरतों को मदद कर सकेंगी तो हमारा रास्ता, हमारी मंजिल बहुत आसान होगी। और रहा सवाल जर्नलिज्म का, तो मैं कहती हूँ कि आज की तारीख में मुझे गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विद द स्पिरिचुअलिटी। मुझे लगता है कि मैं अब पॉलिटिक्स विद स्पिरिचुअलिटी की बजाय मैं स्पिरिचुअलिटी विद जर्नलिज्म की बात करती हूँ। और अगर मैं उसको आत्मसात कर सकी, मेरे साथ जितने पत्रकार हैं या मेरे साथ जितना मीडिया जगत है, अगर वो उसको समझ सके, उसको आत्मसात कर सकें, तो शायद हम एक नई सुबह, एक नया देश, एक नई रोशनी की बात कर पाएंगे। क्योंकि गांधी की जो स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ पर हर व्यक्ति, हर कमज़ोर व्यक्ति, और वहाँ ना तो कोई भेदभाव है, ना वहाँ कोई जात है, ना पात है, ना धर्म है, ना कुछ है। और ये स्पिरिचुअलिटी जो है वही हमारी एक रोशनी होगी और एक इस देश की एक नई सुबह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो सफ़र होता है, क्योंकि सफ़र में आपको अलग अलग राहों से गुजरना होता है, राहों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही हमारे बीच एक शख्सियत मौजूद है जो प्रोफेसर भी हैं, जो अलग अलग राहों के रह गुज़र हैं। वो प्रोफेसर भी हैं, वो व्यवसायी भी हैं, वो पत्रकार भी हैं, वो यारों के यार भी हैं। ऐसे ही एक खास शख्सियत संजय रणवत जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आप सभी को प्रणाम, आदाब। चूँकि मेरा नतीजा है सत्यम, इसलिए कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर दी, और मुझे तो ऐसा लगा कि तारीफ और श्रद्धांजलि में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस अवसर पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों से, जब से मैं इस सिलसिला यारी में आ रहा हूँ, बहुत सारे आयोजनों में मैं शिरकत करता हूँ, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे पत्रकारिता का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे पारिवारिक हो। लेकिन इस आयोजन में एक सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है, जिस चीज़ के कारण देश जाना जाता है, एकता के कारण, यहाँ पे मेरे को मेरा पाकीजा परिवार भी मिलता है, यहाँ पे मेरे को मेरे शरद भाई मिलते हैं, खंडेलवाल परिवार के तो कहने ही क्या, और हिदायत भाई उसमें आप ये मान लीजिए केक के ऊपर चेरी का काम करते हैं। मैं बोलने में बहुत कमज़ोर हूँ, और इसीलिए मुझे सबसे आखिरी में भी आमंत्रित किया। आपने देख लिया होगा, जैसे क्रिकेट में होता है, जो सबसे कमज़ोर प्लेयर होता है उसको आखिरी में बैटिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात एक दिल से ज़रूर कहना चाहूँगा
कि मुझे बहुत कम जगह जाके आत्मीयता का आभास होता है, बहुत कम जगह जाके अच्छा लगता है। और उस सिलसिले में ये जो सिलसिला यारी है, जिसका नाम अब आपने जश्न मोहब्बत कर दिया है, तो मोहब्बत तो शुरू से पहले दिन से थी। और मैं ये चाहूँगा, जो हिदायत भाई ने भी यहाँ पे स्टेज पे एक बात बोली थी कि आयोजन ये सिर्फ एक पार्टी नुमा आयोजन ना हो। आप लोगों ने एक बार इतिहास रचा है, जैसा अभी कीर्ति भाई राणा हमारे पीछे से बोल रहे थे कि जब वो राहत इंदौरी साहब का प्रोग्राम आ रहा था तो बोले इतिहास रचा था। तो आपकी टीम जिंदाबाद। हिदायत भाई, आपके युवा नेतृत्व में ये टीम और आप बाकी सभी लोगों के नेतृत्व में और खंडेलवाल साहब के मार्गदर्शक मंडल के रूप में ये बहुत आगे जाए। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग आपके ही पार्ट है ऐसा माने। और जब भी जहाँ पर भी जैसी भी जरूरत हो, गांधी तो प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे, उसकी आप कभी भी उनके बिना इस देश की परिकल्पना करना बेकार है। इसलिए मैं आप सब लोगों से इस अवसर पर एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि जश्न मोहब्बत जब तक हम हैं जिंदा रहे, आगे बढ़ता रहे। आने वाले ये 10 साल जो भाई ने बोले थे, उसकी जगह 110 साल और आगे चले, ऐसी शुभकामनाएं। एक ऐसा सिलसिला जो उम्र के हर मोड़ पर बढ़ता ही जाता है, एक ऐसा सिलसिला जिसमें लोग जुड़ते ही जाते हैं, एक ऐसा सिलसिला जिसे हम खुद चुनते हैं, और वो सिलसिला होता है यारी का। जी हाँ, यारी का। क्योंकि दोस्ती तो 2 देशों में भी होती है, लेकिन यारी 2 दिलों में ही हो सकती है। ऐसी ही यारी के नमूने हम सबके सामने मौजूद हैं। अब क्या बात करें दोस्ती की। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, आफ्ताब भाई हैं, मशहूर कव्वाल, जिन्हें पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, और इन्होंने ही दोस्ती, यारी, मोहब्बत, प्रेम, स्नेह पे एक गाना खुद कंपोज किया है, जिसे साउथ अफ्रीका के शायर सरफराज मुकादम साहब ने लिखा है। तो मैं गुजारिश करूंगा आफ्ताब भाई से कि वो आएँ और वो गाना हम सबके सामने पेश करें। साथ ही मैं अपने सिलसिला और सभी लोगों से करूंगा कि वो आगे आए और इस गाने का खूब लुत्फ उठाएं, प्लीज। मरकज से हट गया हूं मैं, अपने मरकज से हट गया हूं मैं, यानी साहिल से कट गया हूं मैं। अपने मरकज से हट गया हूं मैं, यानी साहिल से कट गया हूं मैं। दुश्मनों के लिए बचा ही नहीं, दोस्तों में ही बढ़ गया हूं। एक सॉन्ग पर ये गज़ल बहुत खूबसूरत तरीके से सरफराज मुकद्दम साहब, जो जश्न राहत की भी शान रहे हैं, उसमें हाजिरी उनकी लगी थी, उन्होंने लिखा है। पेशा खिदमत है, कंपोज करने की कोशिश की है। कहाँ तक कामयाब है ये आप लोगों की मोहब्बत और दोस्तों की यारी बताएगी। इकबाल भाई, इजाज़त है, आप सदर मोहतरम। सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, यारी का सिलसिला यारी का। दोस्तों से निस्बतें हैं, दोस्तों से निस्बतें हैं, सिलसिला यारी का है। दोस्तों से निस्बतें हैं, दोस्तों से निस्बतें हैं, सिलसिला यारी का है। दोस्तों से निस्बतें हैं, सिलसिला यारी का है। दोस्तों से निस्बतें हैं, सिलसिला यारी का है। हर
हर मुसीबत की घड़ी में आसरा यारी का है, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, यारी का सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का। जिंदगी खुश नसीब लगती है, जिंदगी खुश नसीब लगती है, हर खुशी अब करीब, जिंदगी खुश नसीब लगती है, हर खुशी अब करीब लगती है, जब से पाई है दोस्ती तेरी सारी दुनिया करीब लगती है। और अगर आप लोग इजाजत दें तो शेर पढ़ दो। कथा, हर मुलाकात मोहब्बत की घड़ी होती है, हर मुलाकात मोहब्बत की घड़ी होती है, चाहने वालों की तकदीर पड़ी होती है, वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। ऐ दिलेदार अर्ज़े हाथ ना कर, ऐ दिलेदार अर्ज़े हाल ना कर, अपने मिटने का कुछ मलाल ना कर, और दोस्ती है अगर तुझको जहां से अजीज तो फिर दोस्तों से कोई सवाल ना कर। सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, यारी का सिलसिला यारी का। कितने पत्थर इस पेपर से और बरस कर थक गए, कितने पत्थर इस पेपर से और बरस कर थक गए, कितने पत्थर इस पेपर से और बरस कर थक गए, कितने पत्थर इस पेपर से और बरस कर थक गए। ही नहीं ये टूट सकता ही नहीं ये आईना यारी का है, टूट सकता ही नहीं ये आईना यारी का है। सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, यारी का सिलसिला यारी का। दोस्ती के नाम पर कुर्बान जाए जिंदगी, दोस्ती के नाम पर कुर्बान जाए जिंदगी, दोस्ती के नाम पर कुर्बान जाए जिंदगी, दोस्ती के नाम पर कुर्बान जाए यार कितना खूबसूरत, यार कितना खूबसूरत
खूबसूरत फलसफा यारी का है, यार कितना खूबसूरत फलसफा यारी का है, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, यारी का सिलसिला यारी का। आपका साथ मिलता रहे तो मजा आएगा, लगना चाहिए सिर्फ दोस्तों की तरह। दोनों हाथ ऊपर उठेगा प्लीज, यारों की फैमिली। विनायक भाई मक्ता बन रहा हूँ सरफराज मकदम साहब का, और सभी यारों को डेडिकेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सर फिरे तूफान को आंखें दिखाता है फरार, 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 आंधियों से बुझ न पाए, आंधियों से बुझ न पाए वो दिया यारी का है, आंधियों से बुझ न पाए वो दिया यारी का है, आंधियों से बुझ न पाए वो दिया यारी का है। जितना मैं मानता हूँ उतना ये भी मानते हैं, देखें टेस्ट कर लें। सिलसिला यारी का कमजोर है, मजबूत होना चाहिए, लगना चाहिए यारों में बैठे हैं, पढ़े। सिलसिला यारी का, ये आगे के मोहल्ले वाले पीछे वाले शहर हैं, साथ देंगे आखिरी देखते हैं। ओके, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का, सिलसिला यारी का है, ये सिलसिला यारी का है। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। शानदार गायकी, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा साथ दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। अपनी मुस्कुराहट और अपनी आत्मीयता से सबको अपना बनाने वाले हमारे सिलसिला ग्रुप के सदर, हमारे सर के ताज इकबाल अंकल, मकसूद अंकल, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आए और एक अपनी दोस्ती का यारी का एक मशहूर सा किस्सा सुनाए। साथ में आएंगे सुभाष घोघरू जी और बीमल लालावत जी। इस शहर में किसने किसका कितना खाया है ये तो नहीं पता, लेकिन एक शख्स ऐसे है जिसका यकीनन पूरे शहर में खाया है, लालावत जी। पीछे का जो माहौल है वो आगे वालों को बोलने और कुछ करने की इजाजत नहीं दे रहा है। अभी इसके बाद खाना है और उसके बाद आप लोग आपस में बात खूब करिएगा वहां पे। यहाँ आपकी ये जिम्मेदारी है कि स्टेज पर और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये हिदायत में इजाजत। तो एक मुझे शेर याद आ रहा है इस वक्त के, उसमें शायर फरमाते हैं कि तू मिला है तो यह एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो यह एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। और
आगे शायर फरमाते हैं कि एक जरा सा गमे दौरा का भी हक है मुझ पर, एक जरा सा गमे दौरा का भी हक है मुझ पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तो दोस्तों ये सिलसिला हम लोगों का, जो हम 4 लोग खड़े हैं 1955 से 1960 के बीच की पैदाइश के लोग हैं हम लोग, और साठा बाजार और साठा बाजार का होटला, उसकी ये चीज़ें हैं हमारे सामने, चीज़ें बोलूँगा मैं, और मैं समझूंगा कि विमल जी हमें बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। हमारे संस्मरण हमने जिस तरह से अपनी ज़िंदगियों को चलाया है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं माइक दूंगा मकसूद को और विमल जी को। दोस्तों आदाब, हम 7.5 गली, यहाँ पे जो लोग मेरे साठा बाजार मारोडिया के आसपास के वो जानते हैं, 7.5 गली जिसे बजाज खाना चौक कहते हैं, उस एक गली में से हम लोग निकल के आए हुए दोस्त लोग हैं। इस मंच के ऊपर आने के बाद खाली यारी 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 भी नहीं चलता है, एक बाप एक बेटे के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए वो भी सीखने को मिलता है, एक दामाद एक ससुर जी के साथ कैसे टेकल करते हैं वो भी सीखने को मिलता है। और रियल पंचर जोड़ती जिंदगी से यहाँ तक आने के अंदर सुभाष जी और ये बैठे हुए हमारे रतन दादा के साहबजादे, महमूद भाई, बहुत सारे लोग हैं, किन किन का नाम ले आऊं, इन सब लोगों ने सच्चाइयाँ देखी है तो सीखने का दौर है। तो मैं आके सबसे आगे भाई हिदायत भाई ने बिठाया, तो सबसे पहले मैंने रोहन को, सत्यम को देखा, यार इन्होंने गले में कैसे डाल रखा है, मैंने भी सबसे पहले वैसे ही डाला। अच्छे लोगों की नकल करना चाहिए, अपन आए भी यहाँ पर गांधी जी की नकल की बात करने के लिए, है ना। तो भाई सच में मैं मेरे बेटे से भी बोलता हूँ, बेटा आइडियल बनो, कुछ अच्छे लोगों के साथ जाओ बैठो। अब मैं बात करूँ मोहल्ले की, है ना, भेजना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये साठा बाजार, मैं आपको बताऊं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर इतना खून हमारे बुजुर्गों ने दिया है कि मिटाते मिटाते मिटाने वाले मिट जाएंगे, ये मोहब्बत कभी नहीं खत्म होना। उसका जीता जागता उदाहरण ये दादा लोग बैठे हुए जो मेरे मोहल्ले के, मेरे कपड़े वाले शरद भाई हैं, उनके कहाँ चले गए उनके वालिद, हम उनसे कपड़ा खरीदते थे। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। खाली ये सिलसिले बढ़ना चाहिए। हमारी नस्लों को हम नहीं दे पा रहे हैं, नस्लों को देने के लिए हमें खड़े होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बहरहाल सत्यम भाई घड़ी देख रहे हैं तो मेरे को मालूम है, उनका ख्याल रखना है मुझे। तो मैं साठा बाजार से शुरू करूं। मैं जाति इसलिए बार बार ला रहा हूं कि मेरे खुद का तो 56 का जन्म है और 56 से हम साठा बाजार में मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरे वालिद और मेरे दादा, यानी हम 100 साल तो कम से कम इतिहास है साठा बाजार का जहाँ पर हम रह रहे हैं। अदद मुस्लिम परिवार हमारा है, 100 साल पहले भी था, कल भी था और आज भी इसी तरह खड़ा है। मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है इंशाअल्लाह। ये मेरे दोस्त विमल लालावत, ये बिल्कुल हमारे पड़ोसी चड्डी के दोस्त जो बोलते हैं, ये सुभाष गोखरू, ऐसे हम 11 दोस्त लोग हैं। हम उसके ऊपर कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। जिस घर में शादी हो वहाँ पे हमारा एक साठा बाजार का होटला, जैसे ये बैठते हैं ना, एक ग्रुप सिलसिला वाले एक जगह, ये जिस दावत में जाते हैं वो दावत वाला कम, ये लोग मजे ज्यादा लेते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि यार पैसे वो लगा रहे हैं, मजे ये ले रहे हैं। तो ये इसी तरह हम लोगों ने हमारा अपना एक ग्रुप बना रखा है, साठा बाजार का ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एक हमारा होटला बनवा लेते हैं, साठा बाजार का होटला। हम 10-11 दोस्त हैं। एक अदर हमारा घर जिसके अंदर पास में ये और दिनेश जैन, इस तरफ सुरेश सिंगल, सामने नीमा परिवार और पीछे के अंदर महेश्वरी परिवार। यकीनन आज तक हम तो 100 साल का इतिहास है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा इस हिंदुस्तान में, कुछ नहीं होगा। इतनी नसें घुसी हुई है हमारी एक दूसरे में कि इसके अंदर कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा इंशाल्लाह। तो ये सुभाष जी, अब सुभाष आपको ये बताएंगे कि हमारी जो मित्रता है वो इतने साल से, हम लोग चट्टी के दोस्त, वो थोड़ा बोलना मुनासिब नहीं रहेगा कि चट्टी के पहले वाले दोस्त भी हम हैं, क्योंकि वहीं से ही इस तरह हुए, पास पास के अंदर हैं, तो हम वहाँ से चले हुए लोग हैं। तो मैंने कहा इनसे बहुत सारी चीज़ें सामान मिलेगी,
इनकी माँ मेरी माँ, हमारे मोहल्ले के अंदर सारी माओं को हम बई बोलते थे। याद में रखना, मेरे को बात याद आ गई, हमारे पास में दिनेश जैन हम काका बोलते हैं। नूर मोहम्मद जी का मकान है और मगन लाल जी का मकान है। मगन लाल जी का पक्का मकान बन जाता है, फिर वो मगन लाल जी बोलते यार नूर तू कहीं चांदो बनाई दियो है, तेरे को चांदा बनाने की जरूरत क्या? कसम खुदा की उस दिन के बाद से वो एक दीवार है, वो एक दीवार है जो मजबूत है, जो उठ गई, उस दीवार के ऊपर हम लोगों ने अपनी अलमारी लगाई है। तो ये सच्ची बच्ची, ये हमारी मोहब्बत है। आज भी हमारा घर जहाँ पर है, पीछे नरसिंह मंदिर है, ये बैठे हुए हमारे मोहल्ले के लोग बाग। नरसिंह मंदिर के अंदर एक पीपल है, उस पीपल की डालियां आज भी मेरे घर से यूं मिल के रोज बातें करती। नरसिंह मंदिर और मेरे घर में यूं बातें होती है। और जब बकरा ईद रहती है तो उस वक्त सारी पीपल की पत्तियां मेरी माँ काट के उन्हें बकरों को खिलाती थी। कौन कह रहा है कि नफरत है? नहीं है बाबा, और होगी भी नहीं इंशाअल्लाह। जश्न मोहब्बत परसों कल के दिन इकबाल भाई का फ़ोन आया कि यार ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर इन्होंने बताया कि सुभाष दा भी आएंगे, खंडेलाल जी। मैंने कहा फिर तो 100% आऊँगा, क्योंकि सुभाष दा का बहुत प्रेम है मेरे पे, असली मोहब्बत है। इकबाल जी ने बुलाया, मैं आया। जब अंदर आया तो मैं जिनका सुधी पाठक रहा हूँ प्रभात किरण में, उनके दर्शन हो गए। मैंने कहा धन्य हो। मैंने रिपीट करा इकबाल जी से, मैंने कहा यही हिदायतुल्लाह भाई है? तो बोला हाँ, क्योंकि मैं सुधी पाठक रहा हूँ शुरू से। प्रभात किरण जब 4 पन्नों का 15 दिन में निकलता था, और उसमें तपेंद्र भाई, तपेंद्र सुगंधी, वो लिखते थे खौठिया इंदौर का। मैंने इंदौर में कहा कि अच्छी खाने की चीज मिलती है। पर हमारी दोस्ती 1965 की है, मतलब 10 साल की मेरी उम्र रही। मैं घर से दिन भर कहीं नहीं मिलता था तो मेरे घर वाले बोलते थे वो जो नूर साहब का है, कहाँ मिल रहे वो? सुभाष तो बोले नूर साहब का। और इनके भाई मेरे परम मित्र हैं, मंजूर भाई, मेरी छुट्टियाँ थे वो। जब भाई वो नहीं मिलते थे तो भाई बोलते थे सुभाष का है, मतलब ऐसा था। बीच में तूफान भी आया 89 में, कोई नहीं डिगा पाया, कोई नहीं डिगा पाया, कोई डिगा नहीं पाया, क्योंकि मन में एक ही बात थी कि यारी है ईमान, यार मेरी जिंदगी। बिल्कुल कभी नहीं, कभी नहीं। और भाई लोगों ने भी वैसा ही निभाया। एक 2 उदाहरण दूंगा मैं, क्योंकि जरूरी है जिक्र करना। सन 2004 में मैंने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा। हमारे एक मित्र हैं रमाकांत नीमा, वो किस कारण से आ नहीं पाया। वो आए इतवारे बाजार में, मेरे को एक लिफाफा दिया। मालिक जानता है, उम्मीद भी नहीं थी। मैंने कहा दादा क्या बात है? हम उनको दादा बोलते हैं। तो दादा क्या बात है? बोले मकसूद भाई ने भेजा। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये है यारी, ये यारी है। मैंने कोई फोन नहीं करा, ये भी नहीं, टिकट मिला, मेरे को कोई जिक्र नहीं। एक और उदाहरण था, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आए। चुनाव के बाद मेरी जिंदगी में अप डाउन आया। मकसूद भाई को पता लगा, मेरे को पता नहीं क्या हुआ। मकसूद भाई ने सारे दोस्तों को इकट्ठा करा और काम निपटा और निपटाया। तो मालिक ऐसे दोस्त सबको दे। ये परिवार निभाने वाला परिवार है, बस दिल से निभाया है। ये खैर ये बातें सारी जिंदगी जो 50 साल 60 साल साथ रहे,
तो ये बहुत छोटी चीज़ है, बेसिक हैसियत तो सारा शहर जानता है कि हमारे कपड़ों के अंदर बदबू आती थी, क्योंकि ये काम ऐसा करते थे उस वक्त इनके घरों में, इनके चौकों में जाके हम खाना खाते थे। तो वो कितना बड़ा महत्व था। ये पैसा तो पैसा है, ठीक है, बहुत सारे पैसे वाले देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण नोट दूंगा मैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मेरी बिटिया की शादी हुई तो पत्रिका में पाकीजा परिवार की सबसे छोटी बेटी, उसका नाम शाद है। तो पत्रिका में मैंने लिखा बई से लेके 7 तक, मतलब बई से लेके 7 तक। मेरी बिटिया की शादी में बई से लेके 7 तक सब आए और 20-25 जने बिल्कुल एक जगह घेरा बना के बैठे। धारकर जी भी आए हुए थे शादी में। धारकर जी ने मेरे से पूछा, सुभाष ये क्या है? मैंने कहा ये मोहब्बत है। यहाँ दोस्ती की बात हो रही है। मुझे तो बहुत अच्छा बोलना भी नहीं आता, फिर भी भाई बोल रहे थे। पुष्पन की बात बताता हूँ मैं आपको। हम लोग दोस्त नहीं रहे, हम एक परिवार रहे। हम साटा बाजार में रहे, पर साटा बाजार का एक परिवार था। इस परिवार में 12 दोस्तों का एक परिवार है, और इस परिवार के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग, माता पिता जो भी सब थे, सब ने एक दूसरे से उनसे कुछ न कुछ पाया है। हमने भी मकसूद है कि बाबूजी से बहुत कुछ पाया, कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, कैसे परिवार को चला जाता है, कैसे अपने आप को बचा के चलना चाहिए, कैसे अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करना, अपने आप को कैसे सबके सामने पेश करना, ये सब बाबूजी से हमने सीखा। तो उन्होंने हमको सिखाया कि लो प्रोफाइल ही हमेशा जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा, और वही हम लोग वही सीख हमको मिली हुई है, और उससे से हम लोग चल रहे हैं। तो बस आखिरी बात बोल के खत्म करो। 89 का दंगा है, ऐसे आग के गोले फेंके जा रहे हैं, हम लोग अंदर हैं। क्या क्या मोहल्ले वालों ने मोहब्बत लुटाई, उनसे लड़े ये लोग, हम तो अंदर थे। और हमें इतनी मोहब्बत के साथ के अंदर इन लोगों ने मतलब उस वक्त भी साथ दिया, और ये 50 साल 60 साल हो गए, 60-65 साल के हैं। खुदा का करम है, बहुत अच्छे से गुजरा है। इंशाल्लाह ये मोहब्बत हिंदुस्तान भर के अंदर हमेशा थी, है और रहेगी। मुझे लगेगा कि बात अधूरी रही अगर सन 2000 की बात नहीं करेंगे। किडनैप एक बच्चे का हुआ, मोहम्मद अली का, लेकिन लगा कि सिर्फ मोहल्ला ही नहीं, सारा शहर, मोहल्ले की तो बात ही क्या, एक शख्स, जितना गिनाए उतना कम है। बहुत बड़ा शुक्र है कि मोहब्बत जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट केपी महेश्वरी जी और नासिर खान साहब। तो मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने प्रेम दोस्ती के किस्से सुनाएं। बच्ची की शादी है, इसलिए उनको अभी जाना पड़ा। हमारी दोस्ती तो आप सबने देखी है, उसके किस्से भी प्रचलित हैं। जब हम हमारे गांव से आए, कोरिया मंडी से यहाँ पढ़ने के लिए, तो ये क्लीनर हुआ करते थे वीकेंड ट्रेवल्स में। वहाँ से हमारा सिलसिला दोस्ती का चालू हुआ, आज तक बाखुदा बरकरार है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तिकड़ी जिसकी मिसाल दी जा सकती है बचपन से अभी तक, दिलों में मोहब्बत रहती है, दिलों में यारी रहती है, और उस तिकड़ी में ऐसी बुनियाद है जो दिलों को भी संभाल के रखती है। मैं बुलाना चाहूँगा जफर शाह साहब को, सुनील जोशी जी को, डॉक्टर मनीष पोरवाल को कि वो प्लीज़ आए और अपने किस्से। मैं सुनील जोशी, डॉक्टर मनीष पोरवाल, जफर शाह, दोस्ती बचपन की, हमारी दोस्ती, हमारे जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो भी इसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे हम जुड़े हुए हैं, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसी तरह से जुड़ी हुई है। तो ये सिलसिला दोस्ती का जैसा चल रहा है वो वैसे ही यहाँ पर लगातार चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है। के मोहताज लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों की बाईपास सर्जरी कर चुके हैं, और सेंट्रल इंडिया में एक ऐसा नाम है
जो अपनी सादगी के लिए, अपने काम के लिए जाना जाता है। और हम बहुत खुश नसीब हैं, मैं और ज़फ़र भाई के, हम उनके दोस्त हैं। साथ ही ज़फ़र शाह एक ऐसा नाम जिनके पास इंदौर शहर का हर बाशिंदा आता है, हर उस क्षेत्र का बाशिंदा आता है जो किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, पॉलिटिक्स का हो, बिजनेस का हो, तमाम सारे लोग आपको ज़फ़र भाई के पास देखने को मिल सकते हैं। और इनके साथ रहकर मेरी भी थोड़ी बहुत पहचान बन गई है, तो हिदायत भाई जैसे लोग मुझे यहाँ बुलाते हैं। और हिदायत भाई के बारे में जितना कहा जाए कम है। और इस सिलसिले के बारे में, यारी के सिलसिले के बारे में कहा जाए, जैसा सुभाष जी ने हिदायत भाई के स्वस्थ होने पर एक आयोजन किया था, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की दोस्ती की मिसाल कहीं दी जा सकती है। तमाम सारे अनुभव हैं, छोटे छोटे कुछ एक आध अनुभव शेयर करता हूँ कि ज़्यादातर लोग अब खाने पर जा चुके हैं और बाकी इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी बातचीत बंद हो और हम आगे जाएं। पर मेरे बच्चों की जब शादी हुई तो दर्शनाभिलाषी में ज़फ़र शाह, डॉक्टर मनीष पोरवाल और तमाम सारे मेरे दोस्त वहाँ, उन सबके नाम कार्ड में थे और वही गेस्ट रिसीव कर रहे थे। मुझे सिर्फ रिसेप्शन के टाइम आने की अनुमति थी, बाकी सारा काम ये टीम सारे दोस्तों ने मिलकर किया था। तो बड़ी बात ये होती कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं था। और दोस्ती की अगर मिसाल दी जाए तो ज़फ़र शाह साहब के पास कोई अगर इन्विटेशन देने जाता है तो बोलता है हम 3 लोग आएंगे, मैं अकेला नहीं आऊँगा, हम 3 लोग आएंगे। आज भी हम तय करके निकले थे कि यार तीनों सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहन कर चलेंगे। तो ऐसे तमाम सारे किस्से। यहाँ मेरे एक दोस्त है मज़हर हसन बंदूक वाला, शायद कहीं दिख नहीं रहे, वो भी मेरे 40 साल पुराने दोस्त है जो पीछे बैठे हुए हैं। तो दोस्ती की बात को अगर किया जाए तो उसका कोई न तो सिलसिला हो सकता है, न उसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पर दोस्ती की बातें करके जा चुके हैं, अपनी अपनी बातें कह चुके हैं, तो हम भी उनमें से एक हैं। और ये दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहना चाहिए और बनी भी रहेगी। अभी तक ऐसा ही चलता है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हिदायत भाई को, जो इतने सालों से इस तरह का खूबसूरत सा प्रोग्राम, समारोह आयोजित कर रहे हैं और हम सबको यहाँ याद कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। तो बड़ी बेचैनी रहती है कि ये प्रोग्राम आने वाला है, हिदायत भाई हमें याद करेंगे। और जब हिदायत भाई याद करते हैं तो समय पे तैयार होकर समय पे इस प्रोग्राम को अटेंड करना बहुत ज़रूरी रहता है। घर वालों को भी मालूम है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिदायत भाई और आपकी टीम को कि कई सालों से इतना खूबसूरत, इतना अच्छा प्रोग्राम को आयोजित करके शाम को आप रंगीन बनाते हैं, इस महफिल को रंगीन बनाते हैं। जोशी जी ने ज़फ़र भाई की बहुत तारीफ की। हमारे घर वाले तो ज़फ़र भाई को बादशाह बोलते हैं और हमें आगे भी हमेशा बादशाह ही कहते रहेंगे। मेरी वाइफ बोलती है कि जब ज़फ़र भाई के पास जाते हो तो क्या बातें करते हो? मैं कहा तू एक दिन चल। तो मेरी वाइफ को भी लेके जब गया मैं तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कब निकल गए, कितने निकल गए, वो भी बोली कि हाँ बहुत सही बात है, आप बोलते हो कि कब टाइम निकल जाता है ज़फ़र भाई के यहाँ मालूम नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से रोज़ 9-10 बजे की शाम के बाद मेरे को एक चक्कर लगाना पड़ता है ज़फ़र भाई का। तो वहाँ जाके बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, हमारी बातें ज़फ़र भाई सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है कि दिन भर का तनाव खत्म हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहे और इसी तरीके से हम लोग सब मिलते रहे और हिदायत भाई के जो एफर्ट्स है वो इस इंदौर शहर के अलावा दूसरे शहरों में भी जाए और वहीं भी फैले। ये हम लोगों को इकट्ठा होकर इसकी मिसाल और इसकी पहचान बनाना जरूरी है। धन्यवाद। आधा वर्ष दोस्तों, भाई सब बहुत ज़्यादा तो मैं हिदायत भाई के लिए बोलना चाहूँगा कि हिदायत भाई एक ऐसा धागा है जो सिलसिला यारी के सभी मोतियों को एक साथ पिरो दिया है। और ये खुशकिस्मती ऊपर वाला बहुत कम लोगों को देता है और हिदायत भाई ने वो करके दिखा दिया। खजराने से हिदायत भाई निकले थे और इस शहर के अंदर उनकी यारी के किस्से हर कोई सब लोग सुनने लगे। सुनील भाई, डॉक्टर साहब, सुनील भाई और डॉक्टर साहब तो बचपन के दोस्त हैं। मुझे बीच में जगह दी गई और इतना प्यार दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जन्मांतर का हमारा साथ है।
देखिए साहब, जो इन्होंने दिया है वो ज़िंदगी के अंदर मेरी ताकत नहीं है कि मैं उतार पाऊँगा, लेकिन हाँ ऐसा हुआ कि ये कोविड वाले दौर के अंदर, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़ा है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब बहुत सारे दोस्तों को कहीं पर सभी हॉस्पिटलों ने उनके पेरेंट्स को नकार दिया, मैंने रात को 2-2, 3-3 बजे भैया को फ़ोन करा। मैंने कहा भैया कुछ करना पड़ेगा। बोले भाई कहीं जगह नहीं है। फिर भी भैया ने कुछ भी व्यवस्थाएं करके, मेरे सुधीर नीमा है, शादाब है, उनको भी हार्ट अटैक आ गया था। तो ये सब लोगों को भैया सब कुछ देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन दुनियावी तौर के ऊपर डॉक्टर साहब ने जो दिया है वो भैया जहाँ अगर CHL में जगह ना मिली तो दूसरी जगहों पे सुनील भैया ने हमारा पूरा मार्गदर्शन उसके अंदर करा, क्योंकि सुनील भैया का भी पूरा हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो है। तो भैया इन लोगों के लिए बोलना शब्द मेरे पास तो नहीं है। मैं शायद जिंदगी के अंदर कोई बहुत अच्छा काम करा होगा जो ऐसे भाई लोग मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी बात करके फिर हम लोग वापस जाते हैं अपनी जगहों पर कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग, फेसबुक, 5000 दोस्त, कोविड में घर पे किसी सदस्य की मृत्यु, अंतिम संस्कार करने वाले 2 लोग। ऐसे समय में सिलसिला यारी और ये जो दोस्ती का पैगाम लेकर इस तरह के आयोजन हिदायत भाई करते हैं, एक सबक है सोशल नेटवर्किंग के लिए भी कि ये हकीकत में असली दोस्त ये है जो इस समय यहाँ मौजूद है। और हिदायत भाई को बहुत बहुत बधाई। जो कोविड में हिदायत भाई की टीम ने जो काम करा है वो इस प्रदेश के अंदर किसी संस्था ने नहीं करा है। बहुत मुबारकबाद। सियासत के अंदर कोई सच्चा दोस्त और कोई सच्चा दुश्मन नहीं होता। इस बात को नकारने वाले हमारे सिलसिला के यार अंसाफ अंसारी जी और पंकज चौकसी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए। मोहब्बत और दोस्त दोनों अजीज है मुझको। आफ्ताब भाई, मोहब्बत और दोस्त दोनों अजीज है मुझको। एक आंसू देने वाला और एक आंसू पोंछने वाला। पंकज और मेरी दोस्ती तकरीबन 30 साल पीछे चले जाओ, जब मैं राजनीति भी नहीं समझता था और दौलतगंज रानीपुरम में गलियों में रहता था। महारानी रोड पर पंकज चौकसी की ट्राइसिकल हाउस, जो बच्चों की साइकिल है, उसकी दुकान है, और पंकज मेरे को वहाँ पर मिला और हम दोनों की दोस्ती मोहब्बत कब 30 साल गुजर गए और कब हम दोनों भाई, कभी एहसास ही नहीं हुआ कि पंकज अंसाफ अंसारी नहीं और अंसाफ अंसारी पंकज नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। कभी हम दो ही जब इसका जन्मदिन होता तो ये बोले हमको अली बली दरगाह पे यहाँ चलना है, गुलर साहब अली पे, कोई भी नहीं, हम दो ही चुपचाप। ये करीबन 30 साल पुरानी बात है, शायद पंकज को भी बात आज मालूम होगी। हम दो ही जाते, ये मेरे साथ हर जुमेरात को हाई कोर्ट के सामने नियाज अली सरकार दरगाह जाता, जो बरसों से हर जुमेरात का सिलसिला हम दो ही का चल रहा है। हम दो ही एक साथ एक थाली में बरसों से खा रहे हैं। जब बात आई राजनीति की, जैसा आप सबको मालूम है कि सिलसिला यारी में जो हिदायत भाई चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एक नेताओं की जरूरत नहीं, इस ग्रुप में एक ही नेता है, वो अंसार रोड में यहाँ के नेता रहता भी नहीं। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे भी नहीं पता, जब मैं चुनाव लड़ाई, बहुत घर की बात बताना चाह रहा हूँ कि सब घर के भाई लोग बैठे हैं। जब चुनाव मेरा पहला 10 दिन के अंदर पहले टिकट हुआ और चुनाव में लड़ा, 5 दिन काउंटिंग के बचे, हम पंकज और हम सब, मैंने लगा पूरा 1 महीना हो गया लोगों से मजाक करते हुए चल अपन कहीं 10-12 लोग हम ढाबे में खाना खाने गए, सिमरोल घाट उतर के, वहाँ पर हम खाना खा रहे थे। एक मतलब पंकज क्या है आज बताना चाह रहा हूँ कि हम जब वहाँ ढाबे पे पहुंचे, जिस तरह आपको जैसा मालूम है ग्रुप में हंसी मजाक नाचना सब होता है, हमें वहाँ मजाक करने लगा। पंकज बोला कि तुम्हें मालूम ही नहीं है, अभी तुम्हें बताऊंगा तो तुम पाँव के नीचे की जमीन खसक जाएगी। मैंने बोला पंकज, क्योंकि मैंने मेरे भाई को चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए दिए थे जो मेरी जमा पूंजी थी,
तो पंकज को मैंने बोला काहे के टेंशन ले रहे हैं कि 10-15 लाख खर्चा कर दिए क्या? पंकज बोला है, तो इसने मेरे को उस दिन बताया कि तुम्हारे चुनाव में 60 लाख रुपए खर्चा होगा। जो पंकज को मेरे भाई को मालूम था जहाँ पैसे रखे उस अलमारी तक ही जाता है, ये मेरा ऐसा भाई है जो मेरे लिए चुनाव में रात दिन मुझे नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि मैं सच्चा पक्का मुस्लिम हूँ। लेकिन आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब बैठे, राजनीतिक लोग बैठे, पत्रकार लोग बैठे, भाई लोग बैठे कि चुनाव में सब कुछ होता है। जो चीज़ है, मैं मुसलमान होकर दारू को कभी छूता नहीं, हाथ नहीं लगाता। अगर दारू वाली एक महफिल होती तो पहले मेरा खाना अलग निकाल दिया जाता है कि अंसाब भाई अगर हमने हाथ लगा लिया तो आप खाना नहीं खाओगे। लेकिन जो भी चुनाव 2-2 चुनाव लड़ा, जो भी दारू का जो काम होता है मुझे नहीं मालूम, सब पंकज करता है। अब आगे पंकज की बारी है। सब सम्मानीय लोग नमस्कार। हर किसी की जिंदगी में कभी कभी तकलीफ वाले दिन आते हैं। मेरी जिंदगी में भी तकलीफ वाले दिन आए। मुझे कभी आवाज़ लगाना नहीं पड़ी, मेरे भाई की तरह हमेशा अंसाब भाई मेरे साथ खड़े। जो तस्वीर में साथ है वो दोस्त नहीं है, जो तकलीफ में साथ है वो दोस्त है। तो हर लोग बोलते हैं कि काम के लिए दोस्त होता है, पर बेकाम पे जो साथ खड़ा रहे वो दोस्त होता है। मेरा यही कहना है कि जब मेरा बुरा दौर आया, बहुत बुरा दौर आया, मतलब सब कुछ तहस नहस था, फिर भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथी, वो मेरे बड़े भाई, वो मेरे दोस्त अंसाब अंसारी जी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सब मेरे रिश्तेदार, परिवार के भी लोग और मेरे जो दिन रात साथ रहने वालों ने भी मेरे से मेरा मुंह मोड़ लिया। उस दरमियान इन्होंने मुझसे बोला कि बोले दोस्त सबकी ज़िंदगी में आता है, इससे घबराना नहीं, और अगर घबरा गए तो आगे निकलेंगे कैसे। जेल भी हुई, सेल भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो आज तक है वो मुझे वापस खड़ा करने में जिस व्यक्ति का हाथ है वो यही व्यक्ति है। और आज तक हिंदू मुस्लिम की रही बात, कभी पक्षपात वाली बात या कुछ भी रही, अभी नई लेटेस्ट बात है, कोरोना काल गया, लोगों को ये डर था, हमारा हिंदू एरिया है, वहाँ के पार्षद अंसाब अंसारी है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे क्या होगा। इन्होंने रहा सब्जी का, हरी सब्जी से लेके तो नॉनवेज से लेके तो अनाज से लेके सबकी व्यवस्था करके। घर में मेरी दादी भी है, घर में मेरी दादी भी है, उनके लिए भी इन्हें मालूम था कि क्या भिजवाना है। और मेरे पापा डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, अभी 2 दिन पहले छुट्टी हुई है, डॉक्टर साहब के पास ही थे, उनको भी उनके लिए भी पता था कि इनको क्या भिजवाना है। ये काम बोलने का नहीं होता, ये है दोस्ती। हमको सुबह उठने, मतलब ये सुबह फजर में नए पूरे गए होंगे, मेरे कूलर की मोटर जल गई थी तो 4 बजे सुबह देखे गए, कुछ दरमियान की बात। ये चीज़ कहने की नहीं है, लेकिन ये दोस्ती वर्ड जो है 2 जनों से मिलके होता है और दिल से होता है। इसलिए सब रिश्ते जो है ऊपर से दिए जाते हैं कि ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, भाई है। दोस्त ऐसा रिश्ता होता है दिल से होता है। धन्यवाद। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी बाइसेप और ट्राइसेप की ताकत तो पूरा शहर जानता है, और आज हम उनके गले की सुरीली ताकत को जानेंगे। संजय दुबे जी प्लीज आके कुछ नगमे सुनाइए। मैं बोलूँगा कि डोले छोले बनाना चाहिए, तो सबसे पहले मेरे गुरु यही थे। यहाँ पर राकेश भी बैठे हैं, और सर ने ही सबसे पहले डंड, बैठक, दौड़ना, भागना सब सिखाया है। आप लोग सब करीब आ जाइए, यहीं पे गाना गाएंगे और थोड़ा सा मस्ती भी करेंगे। इधर आ जाइए, आ जाओ भैया, सब दोस्तों के लिए हो जाए। सबसे पहले तो बापू के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ, और मेरे परम मित्र नकुल भाई से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया करके मेरे पास आके खड़े हो जाएं। जैसा कि हिदायत भाई ने बताया कि मैं इनका गुरु रहा हूँ, और वाकई में आज तक मानते हैं। जब हिदायत भाई सन 1991 में मेरे पास जिम में आते थे, तो उस समय भी इनके पास एक
विशाल टोली का हुजूम रहता था, चाहे रॉबर्ट हो, चाहे टोनी भाई हो, और पूरा मेरे ख्याल से पूरा खजराना हिदायत भाई के साथ आता था। और हिदायत भाई का एक बहुत प्यार से नाम कहा जाता है, बड़े खान साहब। ये आप किसी को नहीं मालूम होगा, बहुत कम लोगों को मालूम है। और इतने अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, मेरे ख्याल से उस समय का अगर कोई इनको अच्छा चांस मिलता या आज के तरीके कोई आईपीएल होते तो मेरे ख्याल से हिदायत भाई उसके खिलाड़ी होते। और हिदायत भाई, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, आप बहुत बड़े इंसान हैं। आप बड़े इंसान इसलिए हैं कि आपको जोड़ने की कला आती है। जो जोड़ने की कला हिदायत भाई आप में है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि 1991 से लेकर आज 2021 तक मेरे जैसे छोटे से आदमी को लेकर चल रहे हैं, इनकी क्या महानता कहो। और आज भी पूरी भीड़ के सामने भी मुझे इज्जत देते हैं कि ये मेरे सर आ रहे हैं। इनके पास तो कई लोग आते हैं, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग इनके आगे घुटने टेकते हैं। मुझे मालूम हिदायत भाई कितने बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरे जो छोटे आदमी को आज भी सर कहते हैं तो दिल में बड़ा फख्र महसूस होता है कि यार वाकई में मैंने अगर किसी आदमी को कुछ भी सिखाया है तो बहुत काबिल व्यक्ति को सिखाया है, और उनका नाम हिदायत भाई है। मेरे साथ मेरे परम मित्र नकुल भाई भी है। हिदायत भाई, मुझे तो दोस्ती के बारे में खैर आपने तो बहुत मोहब्बत और प्यार बांटी है, लेकिन एक्चुअल में दोस्ती किसको कहते हैं भाई साहब, ये मैंने नकुल भाई से सीखा है। जब नकुल भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, हिदायत भाई अपन तो कोच थे, वो साधारण से साइकिल चलाते थे, आपको तो मालूम है। तो जब मेरी नकुल भाई से मुलाकात हुई तो मैंने इनका नाम सुन पाया, पाटोदी। मैंने भी इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, दादा भी 3-3 बार के विधायक रहे हैं, महापौर रहे, बड़े बहुत बड़े आदमी होंगे भैया। फिर जब इनके पास गया तो मैंने बोला यार अपन सब एक जिम खोलना चाहते हैं, बॉडी लाइन के नाम से जिम खोलेंगे। तो नकुल भाई ने बोला यार संजू भाई मेरे पास 100-200 रुपए किसी वक्त कुछ भी नहीं है यार भाई, आप समझेंगे बात को। मैंने बोला यार ये आदमी बहुत बदमाश है, बढ़िया है, और ये अपने को झूठ बोल रहा है। मैंने जिसके पिताजी विधायक रहे हो, जिसके दादाजी 3-3 बार के विधायक रहे हो, उनके पास 100-200 रुपए। बोले दादा मेरे तो पिताजी ऐसे हैं कि कोई टेलीफोन करने आता है उसका काम पूरा करते हैं, पैसे नहीं लेते, और जो 50 रुपए के लगते हैं वो भी रखवाते हैं, 50 रुपए लगे टेलीफोन के वो भी दे जा, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे नकुल भाई आज मेरे बीच में है। अगर ये आप संगीत अगर आप कुछ मैं सबसे पहले कहूंगा नकुल भाई भी 2 शब्द कहें, उसके बाद मैं एक दोस्ती में छोटा सा आपको एक गीत सुनाना चाहूंगा। भाई नकुल भाई, ये तो संजू भैया का सम्मान है, और हम दोनों की दोस्ती कोई हम बचपन से साथ खेले नहीं, बड़े नहीं हुए, एक राह चलते दोस्ती है। मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि यार, मैंने जगह बताई कि यार जगह खाली पड़ी है, कुछ काम धंधा करना है, तो बोले यार अपनी संजू भैया से पहचान है, अपन जिम खोल लेते हैं। तो बुला के लाए संजू भैया को, बोले यार अपन जिम खोल लेते हैं। मैंने कहा जगह हमारी है, ताम झाम तुम ले आओ। ये दूसरे ताम झाम तुम ले आओ। इन्होंने दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया, हम दोनों ने जिम खोल दिया। दोस्ती क्या होती है एक शब्द में बताना चाहता हूँ कि आज तारीख तक मेरी ख्याल से 25-30 साल हो गए संजू भैया, ना तो इनकी बात को मैंने काटा, ना मेरी बात को इन्होंने काटा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। बहुत बढ़िया बात हिदायत भाई, जफर भाई भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जब तक हम इन बातों को लेकर ही चलेंगे दोस्ती लंबी नहीं चलती है। और उस दोनों बातों को हम दोनों ने, जैसे अभी बातचीत हो रही थी कि कहीं जाना है आना है, हम तीनों जने जाते हैं, तो संजू भैया को पत्रिका आती है तो नकुल भैया मैंने कहा आया, बिल्कुल सही बात बोली। मैं इनको कहीं जाना तो भैया आया। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं कहीं चला गया किसी बढ़िया पार्टी में और वहाँ रबड़ी मलाई अच्छी बनी, तो मैं तुरंत साइड में जाता हूँ, पहले संजू भैया हाँ, मैं कहा आ जाओ भाई ठीक है, खबर देते भैया पूरी रबड़ी को खिलाते हैं। और संजू भैया भी बताते 5 से 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन 15 से 20 मिनट में रबड़ी की खुशबू सुनते भागते, जैसे ही अंदर घुसते आ जाओ। बड़ा प्यार है सामने, नकुल भाई का बहुत प्यार है। और हिदायत भाई, मैं सिर्फ इनके बोलने के कला से पहले समझ जाता हूँ क्या बोलने वाले हैं, नहीं तो आप आजमा के देख ले कहीं भी बैठ के क्या बोलने वाले हैं। मैं बता दूंगा क्या बोलने वाले हैं, इनके मन में क्या है। ये मित्र होते हैं भाई साहब। और हिदायत भाई, लोग कई दोस्तियां पैसों से टूट जाती हैं,
मेरे ख्याल से मुझे ध्यान है जब से हमारी दोस्ती हुई आज तक कोई हिसाब ही नहीं बना, कोई हिसाब नहीं बना। और मेरे को भी जो ध्यान, मेरे सिस्टर की शादी में तो वो छोटा आदमी था साहब, जेब में पैसे बहुत कम थे। तो नकुल भाई दीने साहब बोले यार संजू भाई को जरूरत तो नहीं लग रही है। मैंने जरूरत तो नहीं है, मैंने 5-50 हज़ार रुपए लगते हैं, कहीं ना कहीं लगेंगे तो सही, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे को भी। ये मालूम नहीं साहब, इसके पहले तो ये 50 हज़ार कहाँ से ला के पिताजी को देगा कि सारे 50 हज़ार रुपए रख लो, मुझे भी नहीं मालूम ये ऐसे खरीद है। और आज तक भाई साहब कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब कभी लिया नहीं। मैं तो बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे प्यारे मित्र मुझे दिए। जब संगीत दीवा तो चल जाएगा, मैं तो ऐसे ही गाने। इसके पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा जो मेरे पिताजी अक्सर मेरे घर में गुनगुनाया करते थे। मुख्तर सी है जिंदगी प्यार करने के लिए, लोग वक्त कहां से लाते हैं नफरत के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बात। बहुत छोटा सा गीत, थोड़ा सा मैं नया गायक हूँ, तो इस पे मेरे को प्रैक्टिस नहीं, हालांकि कराओगे पे प्रैक्टिस है। मुझे एक बार हिदायत भाई ने मेरे को लाइव प्रोग्राम में बिठा दिया, मैंने बोला दादा मुझे तो उसकी कराओगे की प्रैक्टिस है यार, ऐसे सीधे गा नहीं पाता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने एक स्ट्रेंजर आपको बिगर कराओगे के और बिगर संगीत के सुनाऊंगा। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। जिंदगी में दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिदायत भाई, आपने जो प्यार निभाया इतने सालों से। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मरते दम तक आप ये प्यार निभाते रहें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद, शुक्रिया। हिदायत भाई एक बात और शेयर करना चाहूंगा, बहुत पुरानी बातें होती है। मेरे पिता दादा रतन पटोदी जी पाकीजा परिवार की बात हमेशा घर में किया करते थे। बोले हम रिक्शे वालों के लिए आंदोलन करते, मारवाड़िया व्यापारियों के लिए आंदोलन करते और अन्य किसी ठेले व्यापारियों के लिए आंदोलन करते, पुलिस हमें पकड़ ले जाती, लेकिन हम लोगों के पास किसी के पास कबाला नहीं होता था, तो सबसे पहले जमानत देने पाकीजा परिवार से कबाला लेके वही आते थे। मैं आपकी जमानत दूंगा, आप आंदोलन जारी रखिए। मोहब्बत जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम भाई और हिदायत भाई और पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भैया। शो का दी एंड करें, ये प्यार बना है। अदना से 3 भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे छोटे से अनाउंसमेंट पे आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आज ये जश्न मोहब्बत, आज हम ये तय करके जाएंगे कि यहाँ से मोहब्बत फैलाएंगे, नफरतों को हमेशा खत्म करेंगे। मोहब्बत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।